हेलो बच्चा पार्टी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि मैंने एक स्टार्ट किया है सीरीज चैप्टर वाइज PYQ कॉन्सेप्ट के साथ, और इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जो यूनिट्स एंड डायमेंशन यानी कि मेजरमेंट वाले चैप्टर का था। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किया है। आज हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे, तो यानी कि 2 लेक्चर में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को मैंने बताया कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ कराता हूं, यानी इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में करा दिया है। आज केवल इसमें क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चन और लेकर मैं आया हूं बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों इस लेक्चर को। और सभी बच्चे जैसा कि जानते हैं कि जो ये लेक्चर चल रहा है ये 60 दिनों का लेक्चर है, यानी कि 60 लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा PYQ का। और अगर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों आप लोगों से, तो मैं इस बात का वादा करता हूं कि आप लोगों के लिए मैं NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, यानी कि पूरा का पूरा NCERT एग्जाम्पलर भी मैं करा दूंगा। तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत उसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका देख रहे होंगे कि ये 2023 का क्वेश्चन है, आया हुआ 2023 में। अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ नहीं करना। अगर आपने थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ना, तो आपके लिए क्वेश्चन से हल हुआ है। देखिए अभी कैसे मैं इसको बताता हूं क्या है। कह रहे हैं इसमें कि द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज आर, वोल्टेज सप्लाई आर। देखो बच्चों एक बात समझो, अगर कोई चीज अनप्रिडिक्टेबल होता है तो रैंडम होता है। जैसे कहते नहीं कि रैंडम काम कोई करो, जैसे कभी आप रैंडम करते हो ना तो काम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, यानी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती है, उसको बोलते हैं रैंडम एरर। और एक होता है सिस्टमैटिक एरर, जिसमें हम लोग सिस्टम से काम करते हैं और वो हमारा उसमें एरर के चांसेस ना के बराबर होता है, यानी कि इसमें अनप्रेडिक्टेबल की बात कर रहा है। तो बच्चों आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सीधा सीधा आप रैंडम एरर लगाएंगे। मतलब आपका जो ऑप्शन है बच्चों कौन सा है? रैंडम एरर है। इसमें आपका रैंडम एरर है। कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, सीधे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले ले फटाफट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये है। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या बताऊं कि इतना सिंपल क्वेश्चन ये भी है, 2023 का क्वेश्चन है भी, नीट 2023 का। क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि मेटल है एक वायर का जिसका मास कितना है। मास बच्चों आपको ये दे रखा है, यानी मास का जो केस दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद आपको दे रखा है लेंथ और आपका रेडियस। रेडियस में क्या दे रखा है बच्चों? रेडियस की अगर मैं बात करूं तो रेडियस आपको दे रखा है 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm, और आपको लेंथ में दे रखा है बच्चों, लेंथ में अगर लेंथ में मैं बात करूं तो दे रखा है इसने 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसको तोड़ के अगर निकाले कुछ वैल्यूज को, तब आपके काम की चीजें बन जाएगी। बोला गया है कि इसमें डेंसिटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताइए। तो पहले सभी बच्चों को बता दें कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम यहां पर नहीं दिया गया है, तो आप समझ लीजिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनता है, पहले समझिए। मास तो बच्चों आपका मास ही रहेगा, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू चाहे आप लेंथ कर लीजिए, चाहे ब्रेथ कर लीजिए, चाहे हाइट कर लीजिए, मतलब एरिया में आपका 2 चीज चला जाएगा। तो रेडियस का फॉर्म है, तो मैं यहां पर एरिया इंटू क्या कर लूं, आपको यहां पर मैं लेंथ लिख लेता हूं, एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया में आपका पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको फॉर्मूला आप बनाएंगे, आप इसको लिखेंगे और फिर से तोड़ के लिखेंगे, तो मास अपॉन एरिया की जगह बच्चों आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यानी कि जो आपके पास एल है इसको आप लिख सकते हैं। अब बताइए इसका अगर फॉर्मूला आप बनाएंगे तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 मैक्स, जो आपका ये बनेगा। आप इसके देखिए जो पाई है वो कांस्टेंट है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। पाई से आपको कोई लेना देना नहीं है, इस पाई से कोई लेना देना नहीं। अब आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 बनेगा बच्चों, प्लस रेडियस में 2 पावर है तो 2 आगे आएगा, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 बनेगा, और प्लस एल का हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 हो जाएगा। ठीक
ठीक है, ये पूरी कहानी है। अब बात ये आती है कि सर ये डेटा मिलेगा कहाँ, डेल्टा एम एम, डेल्टा आर आर और डेल्टा एल एल। मैं बताता हूँ, देखिए समझिए। अगर मैं बोलूँ बच्चों कि जो ये मास दे रखा ना आपको, ये इससे आपको देखिए जो बड़ी वैल्यू है वो m है, यानी m आपको पता चल गया कि 0.4 है, और जो छोटी वैल्यू है वो डेल्टा m है, यानी जिसको बोलते हैं पॉसिबल एरर 0.002। ठीक है, यूनिट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा m और m की यूनिट सेम है, तो कट जाएगी, तो यूनिट का कोई लेना देना यहाँ नहीं है। फिर ऐसे ही रेडियस में जब आएंगे बच्चों यहाँ वाले में, तो r आपको 0.3 मिलेगा और डेल्टा r आपको मिल जाएगा ये छोटी वाली वैल्यू 0.001। ऐसे लेंथ में जब आएंगे बच्चों, तो लेंथ में आपको मिल जाएगा 5 और डेल्टा एल आपको मिल जाएगा 0.02। देखिए ये आपका सब ग्राम वगैरह में है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राम में है, ये आपका mm में है, और आपका ये जो है सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में। अब बात ये आती है कि इतनी चीजें जब आपके पास है तो यहां रखना ही तो है। चलिए रखते हैं। तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 मैक्स लिख के साइड में छोड़ दीजिए, यही आपको निकालना है। डेल्टा एम की वैल्यू बच्चों देखिए 0.02 अपॉन एम कितना है 0.4 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर आपका कितना है 0.001 अपॉन 0.3 इंटू 100 प्लस अब डेल्टा एल वाला केस क्या है आपके पास 0.02 अपॉन एल कितना है 5 है इंटू 100। बच्चा पार्टी अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकलेगी। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, बाकी काम आप करिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कराए, जैसे पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ लग जाएगा। फिर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 2/4 प्लस यहाँ से इसको हटाएंगे पॉइंट, तो डेसिमल बच्चों यहाँ से हटेगा। जब यहाँ से हटेगा डेसिमल, यहाँ से हटेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 1/3। ऐसे बच्चों यहाँ देखिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे सीधे हो जाएगा 2/5, तो 2 1 2, 2 2 4। अब बताइए कि 1/2, देखिए 2 3 5 का एलसीएम ले लीजिए। 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 3 5, आपका बन जाएगा 30, एलसीएम बन जाएगा 30। तो 2 का टेबल 15 बार जाएगा तो 15 जाएगा, 3 का टेबल 10 बार जाएगा तो 10 हो जाएगा, 5 का टेबल 6 बार जाएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब बताइए 15 10 25 12 37, 37/30 करेंगे बच्चों तो लगभग अप्रॉक्स 1.6% का एरर आएगा। चलिए मैंने तो कहा थोड़ा सा मैं हेल्प करूंगा, लेकिन मैंने तो पूरा सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए आसान हो गया थोड़ा सा काम। आपका 1.6% एरर आया बच्चों इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है। आप देखिएगा भी, देखिएगा आपको लगेगा कि आंसर इसमें क्या है, थोड़ा सा राउंड फिगर में चलना है लेकर। ठीक है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। कहना द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड किसमें मीटर स्क्वायर में है। लेंथ दे रखा बच्चों, लेंथ दे रखा है 55.3 मीटर और ब्रेथ दे रखा आपको 25 मीटर। आफ्टर राउंडिंग द वैल्यू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों एक बात बताइए, एरिया की बात करा तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 55 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 55 को 55.3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 25 से, तो एरिया लगभग कितना आएगा, एरिया लगभग कितना आएगा आपका 25 × 75 7, 25 × 125 7, 125 और 7, 7 5 12, 2 1 3 1, 132 2, 25 × 125 13, 125 में 13 जोड़ दीजिए। अब 5 3 8, 2 1 3 1, 138। अब पॉइंट एक डिजिट बाद लगा दीजिए, इतना आया। अब मुझे बताइए बच्चों, कहीं पर आपको अगर इसको मिल रहा है आंसर, तो कहीं पर भी देखिए 1382.5 मिल रहा है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर में आपका कंप्लीट नहीं है। ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंप्लीट नहीं है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको बच्चों हम राउंड फिगर में अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लिखेंगे 14 × 10 की पावर 1400 लिखेंगे इसको 1400। ठीक है, और उसके बाद 1400 इसको राउंड फिगर में लिखेंगे। रीजन क्या है कि ये एनटीए का जो
आंसर की है उसकी के अकॉर्डिंग इसी को माना जा रहा है, और वैसे है भी ये, तो इसको 14 इंटू 10 की पावर 2 लिखेंगे, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा बच्चों, आपका जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये राउंड फिगर में नहीं, आपका 1382.5 ये आपका राउंड फिगर में नहीं जाएगा, तो इसीलिए इसको लिया जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है ये वाला है 14 इंटू 10 की पावर 2। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इसमें कह रहा था क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड्स। अभी पीछे लेक्चर में मैंने करा दिया है कि जो है सेम डायमेंशन वाले कैसे आपको पहचानना। अब मुझे बताइए कि सेम डायमेंशन ऑफ सॉलिड एंगल, पहले बताइए कि कह रहा कि सॉलिड एंगल का के जैसा डायमेंशन किसका और है। ये जो बात कर रहा ना, ये सॉलिड एंगल की बात कर रहा। अब बात यह है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि सॉलिड एंगल का डायमेंशन होता क्या है। अब सॉलिड एंगल का बच्चों क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने दिखाया था, वहां पर डेल्टा ओमेगा से डिनोट करते हैं। अगर आप पढ़े होंगे 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो वहां सॉलिड एंगल आता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर आर कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। वहां से फॉर्मूला बच्चों बन के आता है डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर या डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो डी ए मतलब एरिया, एरिया का डायमेंशन हो जाता है बच्चों एल स्क्वायर, और इसका भी डायमेंशन हो जाता है एल स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि डेल्टा ओमेगा जो है उसका डायमेंशन होता है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, क्योंकि भैया मेरे ये दोनों तो निपट गए ना, ये दोनों तो निपट गए। इसका मतलब अगर किसी का डायमेंशन और m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 होगा तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे पहला है, कह रहा स्ट्रेन। पहली चीज तो आपको पता है कि स्ट्रेन का जो डायमेंशन होता ही नहीं, इसका डायमेंशन m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है अगर आपको याद है तो डेल्टा एल बाई एल होता है, डेल्टा एल बाई एल होता है, दोनों कट जाते हैं, तो डायमेंशन m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। और एंगल का बेटा डायमेंशन जो होता है ना, ये होता ही नहीं है, एंगल का डायमेंशन नहीं होता, यानी कि लिखते हैं इसको क्या है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। मतलब इसके जैसा तो भैया इसके शकल का, हम शकल का तो मिल गया भाई, इसका तो भाई मिल गया सेम डायमेंशन। यानी कि अगर सॉलिड एंगल की बात करें तो आपका ऑप्शन पहला वाला करेक्ट है। अगर आप चेक करना चाहते हैं आगे की चीजों को चेक कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि स्ट्रेस का डायमेंशन, चलिए ये पार्ट तो हमने चेक कर लिया, अब हम बी पार्ट से आते हैं, बी पार्ट से चेक करते हैं। तब देखिए जब करा ही रहे तो करा ही दे पूरा पूरा आपको, ताकि दिक्कत ना हो, प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, हमारा आंसर आ गया, हम आगे निकल सकते हैं। लेकिन मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा करा देता हूं। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का डायमेंशन है आपका MLT-2 और एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो एल से एल कट गया, यानी फाइनली जो बना आपका एक एल ऊपर जाएगा तो L-1 T-2, ये तो हो गया। एंड 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 एंगल, अब बताइए एंगल का डायमेंशन तो होता ही नहीं ना, एंगल का डायमेंशन तो होता ही नहीं ना, तो भैया ये तो किसी केस में मैच ही नहीं किया ना भैया। दोनों का डायमेंशन देखिए, इसका दोनों का डायमेंशन इससे मैच कर गया, इसलिए बी वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ना आपका। वो तो पहले ही पता, जब एक ऑप्शन आ गया तो दूसरा तो इनकरेक्ट होगा। अब जैसे तीसरा आ गया स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, सीमेंट स्ट्रेन, अभी मैंने बताया स्ट्रेन का डायमेंशन देखिए डायरेक्टली आपको लिखा गया है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 है। लेकिन आर्क जो होता है बच्चों एक लेंथ होती है, आर्क एक लेंथ होती है। आर्क की बात करें तो आर्क का जो डायमेंशन होता है ना वो l होता है। तो भाई अगर l होता तो इसको लिख सकते थे आप ऐसे m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, ऐसे आप लिख सकते थे। यानी देखिए इसमें भी एक का डायमेंशन है, एक का डायमेंशन नहीं है, दोनों का डायमेंशन नहीं होना चाहिए तभी वो करेक्ट होता। तो यही अभी मैच किया। एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस, आपको पता है कि एंगुलर स्पीड, स्पीड मतलब एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, स्ट्रेस आपने निकाल ही लिया, तो मतलब आपको बात ये पता चल गया कि आपका जो ऑप्शन करेक्ट है कौन सा करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, पहला वाला आपका करेक्ट है, यानी कि जो सॉलिड एंगल का डायमेंशन है वही डायमेंशन स्ट्रेन और एंगल का भी है। बात खत्म। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये, अब इसमें बोला जा रहा है कि जिसका डायमेंशन, किसका डायमेंशन ये है भैया, तुम्हारे पास एक चीज है, एक चीज क्या है, अननोन चीज है, नोन पर्सन है कोई MLT-2 A-2, इसके जैसा डायमेंशन और किसका है ये आपको पता करना है। इसके जैसा इन चारों में किसका डायमेंशन है, देखिए चेक कर लीजिए एक एक को। भाई
आप प्रैक्टिस पे अगर हैं, आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विदाउट प्रैक्टिस जाएंगे तो गड़बड़ करके आएंगे। जैसे आपको पूछ लिया जाए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, और मैंने अभी बताया था पीछे क्वेश्चन जो मैंने कराया था, एफ बराबर होता था बी आई एल, यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगा एफ बाई आई एल, क्या हो जाएगा एफ बाई आई एल, यहाँ रखेंगे एफ बाई आई एल इंटू ए। अगर निकालेंगे डायमेंशन तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, अरे यही होगा ना भाई। और एरिया का डायमेंशन क्या है आपका पता है कि एल स्क्वायर होता ही है, और ए आई का हो गया ए, और एल का हो गया आपका एल। अगर एल से एल को एक उड़ा दे तो क्या बचेगा आपके पास भाई, आपके पास बचेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और एक ऊपर ही चला जाएगा ए माइनस वन। क्या इसके जैसा डायमेंशन है, इसकी शक्ल जैसा मिलता जुलता है? नहीं मिल रहा भैया, देखो ये दोनों की शक्ल जो है नहीं मिल रही है, ये दोनों की शक्ल नहीं मिल रही। वेट हाँ, इन दोनों की शक्ल नहीं मिल रही है, मिल ही नहीं रही इनकी शक्ल। तो क्या करेंगे आप भैया, आगे बढ़ो, दूसरा का चेक करो। दूसरा अगर आप चेक करते हैं, दूसरा अगर आप चेक करेंगे तो दूसरे का क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको एल से डिनोट करते हैं। अगर याद हो तो फाई इक्वल्स टू एल आई, यानी एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई होता है, फ्लक्स अपॉन करंट होता है। अब मुझे बताइए कि फ्लक्स का अभी आपने निकाला, कितना निकाला, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, यही निकाला। आई का आपका हो जाएगा ए, अगर ये ऊपर जाएगा तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। क्या इसके जैसा मिल रहा है? अभी भी नहीं मिल रहा भैया, अभी भी नहीं मिल रहा, कहीं से मिलता नजर नहीं आ रहा। तीसरा चेक करते हैं, सी जो ऑप्शन है आपका, क्या बोला गया है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करें आप तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की यूनिट मुझे तो पता है और फॉर्मूला कई होते हैं, तो मैं यूनिट बता देता हूं, उससे सीधे निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसके लिए जो होता है यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। अगर न्यूटन की बात करें बच्चों तो फोर्स हो गया यानी एम एल टी माइनस टू, एम्पियर का मतलब हो गया बच्चों ए स्क्वायर। करंट के लिए ए स्क्वायर ही लगेगा ना भाई, करंट की यूनिट एम्पियर है तो एम्पियर स्क्वायर लगेगा। ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा भाई क्या, इसका बनेगा एम एल टी माइनस टू, पहले से ही है, ए ऊपर चला जाएगा तो ए माइनस टू बन जाएगा। यानी क्या इससे मिलता जुलता है, एम एल टी माइनस टू, बात तो सही है भैया, इससे तो मिल रहा है, यही तो आपका ऑप्शन है, यही तो आपके ऑप्शन है। बट अब एक चीज और बचा, उसको भी चेक कर लेते हैं हम। सी वाला के बाद डी वाला चेक कर लेते हैं, क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। देखिए ये परमिबिलिटी थी, परमिबिलिटी को म्यू से डिनोट करते, बताइए आपको ये बात पता होनी चाहिए, परमिबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं और परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से। अब एप्सिलॉन नॉट कहाँ मिलता है भैया, एप्सिलॉन नॉट आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां से निकाल लीजिए। एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो कांस्टेंट को हटाइए, कांस्टेंट से क्या लेना देना, आपको कांस्टेंट से नहीं मतलब है, तो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, एफ नीचे आएगा, तो बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। बच्चा पार्टी यही तो बनेगा ना भैया। अगर ये बन गया, आप मुझे बताइए कि जो एप्सिलॉन नॉट है Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर, अगर आप लिखेंगे ये आपका Q स्क्वायर हो जाएगा। Q बराबर होता है IT यानी 80, एक का 80 दूसरे का भी 80। फोर्स का होता है आपका कितना, MLT माइनस टू होता है, और रेडियस यानी कि लेंथ का हो जाता है L स्क्वायर हो जाता है। अब मुझे बताइए कि M ऊपर जाएगा तो जाएगा M माइनस वन अकेला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। L इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब, ऊपर जाएगा तो L की पावर माइनस का 3 बन जाएगा, ठीक है। T माइनस टू ऊपर जाएगा और 2 पहले से T के है तो 2 और 2 4 हो जाएगा, T की पावर 4 हो जाएगा बच्चों, और आपका बचेगा A इंटू ए स्क्वायर बचेगा, यानी कि आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन में मैं इसको रख सकता हूँ। यहाँ से बहुत सी चीज़ों का नॉलेज मिला है बच्चों आप लोगों को। अगर देखा जाए तो आपने ये जो डायमेंशन निकाले ना, ये हैवी किस्म के हैं, ये हैवी ड्राइवर टाइप के क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपके लिए बाकी क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है,
कुछ नहीं करना भैया। कह रहे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है। पहली चीज तो आपको बता दें, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के यूनिट तो होते हैं लेकिन उनके डायमेंशन नहीं होते, तो सीधा ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हुआ? ये ऑप्शन करेक्ट है, यूनिट बट नो डायमेंशन। अच्छा, प्लेन एंगल के लिए यूनिट क्या होती है ये समझ लीजिए। प्लेन एंगल एक होता है, एक होता है आपका प्लेन एंगल और एक होता है आपका सॉलिड एंगल। ये बात तो आपको पता होगा, सॉलिड एंगल। अब मुझे बताइए कि प्लेन एंगल के लिए क्या होता है भैया? प्लेन एंगल का होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है। सॉलिड एंगल का क्या होता है? स्टेरेडियन होता है भैया, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। यानी यूनिट तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए, किसी ईयर में पूछा भी गया है, किसी ईयर में पूछा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट किसी ईयर में पूछा गया है कि इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट आपको पता चल गया। यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन इसका नहीं होता है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, दैट्स ऑल। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहे हैं ई बाई जी। ई और जी जो है कह रहे हैं डिनोट, ई एनर्जी को डिनोट कर रहा है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, ई बाई जी कर बताना है डायमेंशन। एक बार बताइए, ई बाई जी की बात कर रहे हैं, ई बाई जी। पहले तो एक काम करिए, आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल लीजिए। अगर आपको पता हो ई तो भैया एनर्जी है ना, तो कोई लेना देना नहीं, उसका तो पता है एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वही वर्क डन का होता है, ml² t-2। फोर्स बराबर होता है g m1 m2 अपॉन r²। आपको g निकालना है तो g का डायमेंशन हो जाएगा बच्चों fr², ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई m1 m2 अपॉन में आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताएगा कोई बच्चा कि भैया फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 और इसका हो जाएगा l²। दो मास है तो एक का हो जाएगा m, तो दूसरे का भी m, तो m² हो जाएगा। ओके, चलो भाई इनको दोनों को उड़ाओ, एक एक m गया। अब मुझे बता दो भैया कि g का डायमेंशन क्या आया? g का डायमेंशन आपका आ रहा है सर जी, m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l इंटू l², l³ बन जाएगा और t-2 बनेगा, t-2। ठीक है, ये अब बताइए आपको जो डायमेंशन निकालना, देन e बाई जी, ई बाई जी का डायमेंशन, ई बाई जी, ई का डायमेंशन होता है वर्क डन का ml² t-2 होता है ना, और ऐसे ही इसका आपका दे रखा m-1 l³ t-2, आपने g का भी निकाल लिया। अच्छा, इन्होंने तोड़ तोड़ के रखा है तो कोई देना कोई मतलब नहीं है, आप लिख सकते हैं। देखिए m को ऊपर ले जाइए, -1 से +1 हो जाएगा, 2m बन जाएगा, एक 2m का हो जाएगा m², l² से l कटेगा तो एक l बचेगा, ऊपर जाके हो जाएगा l-1, l-1 हो जाएगा भैया, एक l तो यहाँ बच रहा ना, ऊपर जाके -1, t-2 से t-2 तो उड़ा दो भाई, तो इसका मतलब t की पावर 0 कर सकते हो, t की पावर क्या कर सकते हो 0। इसका मतलब कौन सा है? m² l-1 t की पावर 0। तो भैया एक ही ऑप्शन तो नजर आ रहा है, ये वाला, इसको लगाओ आगे बढ़ो। ठीक है, m² l-1 t की पावर 0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं भाई, ये क्वेश्चंस ये आपके वो हैं कि जो डायमेंशन की यूजेस था, तीसरा वाला, टू डिराइव एक्सप्रेशन बाय डायमेंशनल मेथड, ये है टफ नहीं, आसान है। देखिए अभी मैं बताता हूँ। कहना एक फिजिकल क्वांटिटी है, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द लेंथ कैन बी फॉर्म्ड बाय सी जी एंड स्क्वायर। देखिए आपके पास जो बात कर रहे हैं ये c के बारे में बात कर रहे हैं, g के बारे में बात कर रहे हैं, e²/4πε0 कह रहे हैं, जिसमें c स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और E जो है चार्ज है। इतनी बातें इन्होंने बता रखी है, लेकिन कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ लेंथ, यानी ये तीनों चीजें किस पर डिपेंड कर रही हैं? लेंथ पर डिपेंड कर रही हैं। तो भैया तुरंत एक काम करिए, इसको तुरंत लगे हाथ निपटा दीजिए कि जो L है लेंथ पे ही तीनों चीजें डिपेंड कर रही हैं। कौन कौन सी? C, G और e²/4πε0। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसकी अब जो पावर है इसको P में मान लूँ, इसको Q मान लूँ, इसको R मान लूँ, एक इक्वेशन बना के मैं रखूँ। अब इसी से एक रिलेशन आपको बनाना है, जाके जो फॉर्मूला इसमें से मैच कर रहा हूं। एक बार बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बताओ भाई। अब भाई नीट के स्टूडेंट हो, इतना तो एक शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। लेंथ का L होता है, c स्पीड ऑफ लाइट है, इसका डायमेंशन LT-1 है, और g अभी मैंने आपको बताया, देखिए यहां पर अभी मैंने बताया आपको g का डायमेंशन कहां पर है, देखो भाई m-1 l³ t-2, m-1 l³ t-2, m-1 l³ t-2, ये आपका g का डायमेंशन है। ठीक है, अच्छा e²/4πε0 क्या भैया? अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला बनता है आपका f × r² का। कहां से याद करिए? वही फॉर्मूला अभी यहां देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, इसी में आपका है
फॉर्मूला इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था, कहाँ गया, हाँ ये वाला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। भाई Q1 और Q2 को E मान लिया उन्होंने, E स्क्वायर बन गया। देखिए ये E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा है नहीं, इतना पोर्शन अगर मैं कहूँ कि ये इतना पोर्शन E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा, R उधर चला गया तो FR स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये क्वेश्चन आप कर रहे हो ये FR स्क्वायर है। अच्छा इसका डायमेंशन निकाल लो फिर FR स्क्वायर का, इसका हो जाएगा MLT-2 फोर्स का, और R स्क्वायर का हो जाएगा L स्क्वायर। तो फाइनली ये जो बनेगा आपका ML3T-2 बन जाएगा। यानी आपने देखा कि सब डायमेंशन आपने निकाल लिया। अब करना क्या है आपको, अब करना क्या है कि LHL और RHL को बराबर रखिए तब निकालिए, यानी LHD लेफ्ट हैंड डायमेंशन को राइट हैंड डायमेंशन के बराबर रखिए। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको एकदम एक्सपर्ट है कैलकुलेशन वगैरह में, हमको करना होगा तो हम भी कर देंगे, लेकिन बहुत बच्चे इसके क्वेश्चन के एक्सपर्ट होते हैं। वो करते क्या है कि कुछ नहीं बनाते, LHD RHD नहीं रखते हैं, सीधे कंपेयर करके वैल्यू को निकाल लेते हैं। आप भी अगर एक्सपर्ट हैं तो कर सकते हैं, बाकी मैं समझा देता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता है। देखिए अगर LHD में आएंगे तो LHD में लेफ्ट में केवल आपको L पता है, L पता है तो इसके साथ m की पावर 0 लगा दो, L की पावर 1 और t की पावर 0 अलग से लगा दो। जो चीज़ नहीं है, देखो अभी भाई कंपेयर करना है हमको, m को m से कंपेयर करना है, L को L से और t को t से कंपेयर करना है। इधर जब आप आओगे तो C के लिए कितना, इसके लिए कितना है LT-1, पावर कितना है इसका A, सॉरी P, पावर कितना है P। अगला M-1 L³ T-2। अगर कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ तो आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा चीज़ों को, बहुत सावधानी से काम करने वाला है। अगला जो आपका डायमेंशन है देखिए आया ML³ T-2, ML³ T-2। अब करना क्या है कि ये जो डायमेंशंस हैं M और L और T को कंपेयर करना। देखिए कैसे करते हैं, पहले तो इनको आप फिर से एक बार इस तरीके से लिखिए, m की पावर 0, L की पावर 1, t की पावर 0, ऐसे आप लिखिए। यहाँ पर आइए बताइए m इसमें है और इसमें है, अगर आप इसको लिखेंगे तो m की पावर कितना लिखेंगे, m की पावर माइनस का q और प्लस का r, माइनस का q यानी -1 इंटू क्यू और +1 इंटू r। समझे आप, मतलब यहाँ देखिए -1 है, यहाँ पर कोई पावर नहीं, प्लस लगा दिया, ठीक है। अब L पर आ जाओ, L पर देखिए L की पावर जो आपके पास है P पे तो है ही है, 3Q हो जाएगा क्योंकि L पे 3 पावर है, तो 3Q सब जुड़ता चला जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3R बन जाएगा, ठीक है। T की पावर पे आ जाओ भैया, आप T की पावर पे आओगे तो माइनस का P, माइनस का 2Q, माइनस का 2R, ये है। कंपेयर करो, अब कंपेयर करो भैया, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करके वैल्यू आप निकालेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा चीजें क्या है। देखिए अगर आप m को m से कंपेयर करेंगे तो माइनस का q प्लस r बराबर 0 हो जाएगा, तो यानी q बराबर आपका r आएगा। अभी देखिए आगे क्या होता है, यहां पर आइए, p प्लस 3q और प्लस 3r बराबर कितना 1 है ना, और यहां पर देखिए एंड माइनस p माइनस 2q माइनस 2r बराबर कितना माइनस का नहीं 0 है, क्या है 0 है। यहां से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे आप तो p प्लस 2q प्लस 2r बराबर कितना हो जाएगा 0, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिए, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया, सब प्लस हो गए। अब बताइए यहाँ पर q बराबर r है, जहां जहां q दिखे वहां r रखिए, जैसे यहाँ q है यहाँ r रखेंगे तो हो जाएगा 3r प्लस 3r कितना हो जाएगा 6r हो जाएगा। भैया r रखेंगे ना, q की जगह पे r रखेंगे तो इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ये पहला इक्वेशन इसको बना लेते हैं, ये दूसरा इक्वेशन, पहला तो पहले बना चुके हैं। यहाँ पर रखेंगे q की जगह पे r रखेंगे, q की जगह पे r रखेंगे तो हो जाएगा कितना 2r प्लस 2r p प्लस 4r बराबर कितना 0। ये इक्वेशन थर्ड। एक काम करिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड बताओ भाई, p प्लस 6r बराबर 1 है और p प्लस 4r बराबर कितना है 0 है। इन दोनों को सॉल्व करना है भाई। देखो कैसे करते हैं, माइनस माइनस और माइनस, ये बचपन में भी कर चुके होंगे 10th क्लास के मैथ्स वगैरह भी। ये दोनों गए काम से, 6 में से 4 गया 2r बराबर 1, r बराबर कितना आ गया 1/2। अगर बच्चों r 1/2 आ गया तो r किसके बराबर है, q के बराबर है। इसका मतलब q भी आपका कितना आ गया, q भी आपका आ गया 1/2 आ गया। अब बचा आपका क्या p, किसी इक्वेशन रख लीजिए चाहे सेकंड में चाहे थर्ड में, तो देन p प्लस 4r, इसको ले लेते हैं, आसान हो जाएगा आपका क्योंकि माइनस वगैरह नहीं करना पड़ेगा। अब मान लीजिए r की वैल्यू आपने 1/2 रखा तो p प्लस 4 इंटू 1/2 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा आपका भैया, आपका जो हो जाएगा
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 2 हो गया। यानी आपको पी क्यू आर मिल गया, पी क्यू आर आपको मिल गया, पी मिल गया आपको -2, क्यू मिल गया आपको 1/2, आर मिल गया 1/2। ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखिए। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो भाई रखते हैं। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर P। P की जगह पे -2 रखेंगे, कितना रखेंगे -2, ठीक है। G की पावर Q कितना रखेंगे आप, Q रखेंगे आप कितना 1/2, ओके 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 ओके। उसके बाद E²/4πε0, E²/4πε0, इसकी जगह पे भी क्या रखेंगे आप 1/2। पहले एक बात समझिए ध्यान से, अब आपका आंसर आ गया है, बस आपको मैच कराना है। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब मुझे एक बात बताइए, नेगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी 1/c² हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों पे पावर सेम है, वो भी कितना है हाफ पावर, तो इनको मैं एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लूं, G × E²/4πε0 और पूरे की पावर हाफ। क्या ऐसा कोई शकल का मैच कर रहा है आपके इस उसमें, बताओ भैया। 1/c² G × E²/4πε0, ये आपका मिल रहा है डी ऑप्शन। ठीक, ये इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें देखो टाइम टेकिंग है, अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करना जानते हैं तो हो सकता है आप जल्दी 1 मिनट के अंदर में, 1 मिनट या 1.5 मिनट में, 2 मिनट में मैक्सिमम कर लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर चलिए, अगला क्वेश्चन भी उसी जैसा है, जैसा अभी किया वैसे ही क्वेश्चन अगला भी है। अब बताइए, कह रहे हैं कि प्लैंक कांस्टेंट है h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। मतलब ये तीनों चीजें देखो भैया, h, c और g, ये तीनों चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, लेंथ पर। फिर से कहानी वही बनेगी, आप कहेंगे सर वही चीज फिर से करना पड़ेगा, यानी l को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुरंत मान लेते हैं, यानी पहले आपके पास h है, फिर आपके पास c है, फिर आपके पास g है, ये तीन चीजें हैं। इसको मैं अगर नाम दे दूं p, इसको q, इसको r, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। चलो भाई, अभी तो फटाफट आपने कुछ काम किया है ना इसके पहले, तो अभी और काम कर लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए l का डायमेंशन तो आपका l रहेगा, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, E = होता है h न्यू। अभी पीछे क्वेश्चन आपने किया है, तो आपको h चाहिए, h = हो जाएगा E/न्यू। अच्छा, E का डायमेंशन क्या होता है, E मतलब एनर्जी है, mL² T-2, यही तो होता है ना भाई, एनर्जी का डायमेंशन यही होता है। और न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T-1 होता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो बन जाएगा mL², ये नेगेटिव पावर ऊपर जाके पॉजिटिव, तो -2 + 1 -1, यानी आपका h का भी तो मिल गया भाई, h का डायमेंशन, यानी l का भी मिल गया, आपका h का मिल गया। c स्पीड ऑफ लाइट है, आपको पता ही है LT-1 होता ही है। g अभी आपने देखा कि इसके पहले भी आपने किया था, g के लिए कहाँ किया था, देखो भाई ये है m-1 L³ T-2, m-1 L³ T-2, m-1 L³ T-2। इतनी बातें अगर आपको पता चल गया तो अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका आंसर निकालने में कोई दिक्कत आएगी। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक काम करते हैं कि LHD बराबर, यानी लेफ्ट हैंड डायमेंशन बराबर राइट हैंड डायमेंशन लिखते हैं। LHD में क्या है भाई, LHD में आपके पास केवल L है, तो चलो बाकी जो चीज़ नहीं है उसको 0 मान लो, L⁻1 T⁻0। RHD में आपका क्या भाई, H का है आपके पास mL² T-1, इसकी पावर मैंने P मान रखा है, और C का कितना है LT-1, इसका पावर मैंने Q मान रखा है। अगला है m-1 L³ T-2, इसका डायमेंशन मैंने R मान रखा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बनाते हैं ताकि आपको कंपेयर करने में दिक्कत ना आए। देखिए m⁻0 L⁻0 m⁻0 L⁻0 नहीं भैया 1 है, T⁻0, यहाँ पर आ जाइए आप, m अकेला इसमें भी है, इसमें भी है, देखिए m⁻p और यहाँ पर माइनस का r, ठीक है। ऐसे l की पावर पे आएंगे तो l की पावर देखिए यहाँ से 2p बनेगा, यहाँ से q बनेगा, यहाँ से 3r बन जाएगा, ठीक है। t की पावर में क्या करेंगे, माइनस का p, माइनस का q, माइनस का 2r, ये बनेगा ना।
अब कंपेयर कर लीजिए, तब आपका काम बन जाएगा। ऑन कंपेयरिंग, इसको जब आप कंपेयर करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, समझिए क्या बनेगा। देखिए m की पावर को m की पावर से कंपेयर करेंगे, p माइनस आर इक्वल टू 0, p माइनस आर बराबर 0, तो p बराबर r आपको 1 मिल गया ही। अभी इसकी भी वैल्यू पहले जैसी ही आएगी। 2p प्लस क्यू प्लस 3r बराबर कितना है 1, तो 2p प्लस क्यू प्लस 3r, 2p प्लस क्यू प्लस 3r बराबर कितना है 1। एंड अगले वाले को भी चेक कर लेते हैं भाई, अगला वाला जो केस है अगले में माइनस पी माइनस क्यू माइनस 2r इक्वल टू 0, यानी टी को टी से कंपेयर, माइनस पी माइनस क्यू माइनस 2r बराबर कितना 0, माइनस कॉमन ले लो भैया, तो p प्लस क्यू प्लस 2r बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस 2r बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताओ भाई, अगर तुमको पता है ये बातें अगर पता है कि p r के बराबर है, तो p की जगह पे r रख दो आप, या r की जगह p रख दो, आपके ऊपर है। मान लो हमने p की जगह पे r रखा, तो 2r कितना हो जाएगा 2r प्लस 3r 5r, यानी q प्लस 5r बराबर कितना हो जाएगा 1। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी p की जगह पे r रखेंगे तो r प्लस 2r कितना हो जाएगा 3r, यानी q प्लस 3r बराबर 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका थर्ड हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करते हैं, कुछ वैल्यूज वगैरह मिलेंगी ना। चलो भाई, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, q प्लस 5r कितना है भैया 1 है, और q प्लस 3r कितना है 0 है। चलो इनको भी निपटाते हैं, सबको प्लस माइनस यानी साइन चेंज कर लेते हैं पहले। अब देखिए प्लस q से माइनस q गया, 5 में से 3 गया, 2r बराबर 1, r बराबर 1/2। अगर r 1/2 है तो इसका मतलब p भी 1/2 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है बातें। अब p और r मिल गया, तो q निकाल लो, किसी में रखे, चाहे यहां रखे चाहे वहां रखे, चलो भैया इसी में रख लेते हैं। देन q प्लस 3r बराबर कितना है 0 है, तो r की वैल्यू कितनी है 1/2, तो q प्लस 3 इंटू 1/2 बराबर 0, यानी 3/2 बन जाएगा, तो q बराबर माइनस का 3/2 आ जाएगा। इन सब की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो भैया, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो भाई, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर p है, p की वैल्यू आई है 1/2, c की पावर q है, q की वैल्यू कितनी आई है 3/2, वो भी माइनस का, और r की पावर यानी g की पावर r है, तो r की वैल्यू आई है 1/2। देखिए जो नेगेटिव पावर है वो नीचे चला जाएगा, तो नेगेटिव में कौन है 3/2, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर और g की पावर, दोनों की पावर हाफ है, एक साथ कर लिया, और c की पावर 3/2 बाहर। अब देखिए इसमें मैच कर रहा है, रूट वगैरह हम दे रखा था, इसके यानी कि L को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ का मतलब होता है रूट, तो रूट में hg आप लिख लीजिए, नीचे आप c की पावर 3/2 कर दीजिए। यानी आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा कर रहा है भैया, पहला ही तो कर रहा है ना, पहला देख लो, मिला लो, रूट hg अपॉन c की पावर 3/2। ये क्वेश्चन देखिए, लगातार 2 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा ऐसे क्वेश्चन। रीजन क्या है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, 2-3 क्वेश्चन कम से कम, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन कुछ उसी जैसा ही मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर करना क्या है ये समझिए। कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अ ट्यूब ऑफ एज एक्सप्रेस्ड बाय, देखो भाई यहां पर कह रहे हैं कि जो वीसी है ना, वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी, इन तीनों चीजों पर डिपेंड कर रही है। किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर x, रो की पावर y, और r की पावर z, इन तीनों पर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। कह रहे हैं x y z की वैल्यू बताओ भाई, बस और कुछ खास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले समझो, पहले खास बात ये समझ लो कि सभी चीजों का डायमेंशन कैसे लिखेंगे। ईटा का डायमेंशन जो होता है ml-1 t-1 होता है। पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं क्योंकि मुझे याद है, और आप भी निकाल सकते हैं, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में कराया है, ठीक है।
रो यानी डायमेंशन, रो का यानी डेंसिटी का होता है कितना, डेंसिटी होता है कितना, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी ml-3, ml-3 होता है, ml-3 होता है। और r है लेंथ, लेंथ का काम करेगा तो l रहेगा। और वेलोसिटी चाहे क्रिटिकल हो चाहे कोई भी हो, LT-1 ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना क्या, LHD बराबर RHD पहले रखते हैं, LHD बराबर RHD, मतलब निकालना वही, जैसे वहाँ पर हम लोग करते क्या थे कि फॉर्मूला बना देते थे, फॉर्मूला बना के दिखाते थे, उसमें चेक करते थे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब बस आपको कहाँ तक जाना है कि XYZ यानी जो वैल्यू निकालते थे अभी क्वेश्चन बना के, वहीं पर आपको रुक जाना है, वहीं से पता करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए LHD और RHD दोनों को आपको बैलेंस करना है। बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे। देखिए LHD में आपका है LT है दोनों, तो M नहीं है तो M की पावर 0 मैं लूंगा, कैपिटल में रहेगा भैया, कैपिटल में रहेगा। ठीक है, M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। ठीक है, RHD में आएंगे आप तो आपको मिलेगा ML-1 T-1। ठीक, पावर कितना है X, फिर ML की पावर -3, पावर कितना है Y, फिर L की पावर कितना है Z। अगर आप इसको फिर से लिखें हम तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। थोड़ा सा पहले इक्वेशन को अच्छे से बना दीजिए। बताइए M इसमें भी है इसमें भी है, तो यानी M की पावर हो जाएगी आपकी इसकी X और इसकी Y, X प्लस Y। L की पावर इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तीनों में L है भैया, तीनों में L है, तो माइनस का X, माइनस का 3Y और प्लस का Z। ठीक है, T देखिए अकेला इसमें है तो T की पावर आपका हो जाएगा माइनस का X। ठीक, अब आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो गया T अकेला होने की वजह से। चलिए कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, केवल कंपेयर करके भैया वैल्यू निकालनी है। बताओ M की पावर को करेंगे तो X प्लस वाई बराबर 0, पहला तो इसको ऐसे रहने दो भाई। दूसरा -X -3y प्लस Z बराबर 1, -X -3y और प्लस Z इक्वल टू कितना है 1 है, और -X इक्वल टू -1 है एंड -X इक्वल टू -1 है, तो माइनस से माइनस गया, X की वैल्यू तो भैया 1 आ गया, X की वैल्यू 1 आ गया। अगर एलिमिनेशन प्रोसेस लगाना चाहेंगे तो देखो दो तो कट गए आपके, A और D कट गए क्योंकि X की वैल्यू इसमें -1 दे रखा है, यानी कि या तो B ऑप्शन होगा या तो C ऑप्शन होगा। चलो X की वैल्यू आ गई, यहाँ Y रख लो, X की वैल्यू रखो 1 प्लस Y बराबर कितना 0, तो Y बराबर कितना आ गया -1 आ गया। तो भैया अब तो तीसरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 -1 आ गए x y, अब आपको z निकालना है, निकाल लो भैया, क्या दिक्कत है, किसी में भी रख लो। चलो मान लो z इसमें निकाल लो, क्या करोगे, देन -x -3y प्लस z बराबर क्या है 1 है ना, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 1, तो -1 हो गया, y की वैल्यू कितनी आई -1, तो माइनस माइनस प्लस का 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस z बराबर कितना 1, 3 में से एक गया कितना बचेगा, 3 में से एक गया 2, तो 2 उधर जाएगा तो प्लस का तो माइनस हो जाएगा, तो 1 -2, तो यानी z भी आपका कितना आएगा -1 आएगा, -1 आएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चा पार्टी, सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन आपका ये है भैया, दिमाग लगाओ सॉल्व करो, बताओ क्या होगा। चलो करें कि इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट द डायमेंशन ऑफ द मास, मतलब भैया ये तीनों चीजें किस पर डिपेंड कर रही हैं, मास पर। अगर मास पर डिपेंड कर रही है तो क्या करोगे, बोलोगे कि सर M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, और इसके लिए पावर मान लो A, B और C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका ऑप्शन भी उसी फॉर्म में दे रखा, तो बात की बात है, जो होगा अभी निकालते हैं, ABC की पहले वैल्यू निकालते हैं। पहले तो बताइए सभी लोग, कृपया करके आप लोग ये बताइए कि मास का डायमेंशन क्या होता है M, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है MLT-2, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है LT-1, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है T होता है। अगर इतनी बातें पता है तो क्या करोगे, LHD बराबर RHD लगा दो, LHD बराबर RHD। चलो भाई करते हैं,
LHD में क्या है आपका, केवल m है, यानी m की पावर 1, बाकी l की पावर 0, t की पावर 0 ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो RHD में पहला तो MLT माइनस 2 है, MLT माइनस 2 है, पावर कितना है a, फिर LT माइनस 1 है, पावर कितना है b, फिर कितना है t की पावर c है। अगर मैं कहूँ कि इसको m की पावर 1 L0 t की पावर 0 करता हूँ तो m बताओ इसमें अकेला और किसी में तो है नहीं, तो m की पावर कितना हो गया a। ओके 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 ओके, l देखो इसमें भी है इसमें भी है, यानी l की पावर a प्लस बी, t की पावर इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, यानी t की पावर -2a माइनस बी और प्लस का c। कंपेयर करो भैया, कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग। देखो भैया जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना सब आपके लग जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो समझ लो कि बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, चलो m की पावर को इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू सीधे सीधे आपको 1 मिल गया। ठीक है, a की वैल्यू आपको कितना मिल गया 1। अगर आप b को l को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0 है, तो बताओ a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 प्लस बी बराबर 0, यानी कि b बराबर -1, तो सीधे सीधे आ गया ना भैया। अब देखो माइनस, अब इसमें देखो t को, ये भी 0 हो जाएगा, -2a माइनस बी और प्लस c बराबर 0 कंपेयर करोगे, a की वैल्यू n है तो रख दो भैया -2 × 1 -2, b की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस का c बराबर 0, -2 + 1 -1 प्लस c बराबर 0, तो c बराबर ऑल्सो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि अगर ये वैल्यू आपको आ गए तो यहाँ रखना है, देन पुट वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। रखो भाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f की पावर a की वैल्यू है 1, v की पावर b की वैल्यू है -1, c की पावर t की पावर c और t की वैल्यू है 1। यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहेंगे, इनके जैसा, इनकी शक्ल में, तो आप लिखेंगे f v की पावर -1 और t, हाँ t सही है, t यही तो ना भाई, चेक कर लो भैया, सही है ना, -2 + 1 + c। ठीक है, ओके, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, आपका FV -1t, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, अब देखो ये भी क्वेश्चन है, ये वही वाला कहानी है, NU वाला, NU इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसमें मैंने बताया था N न्यूमेरिक है और U यूनिट है। ठीक है, कहना डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मतलब कि आपका N1U1 दे रखा है, कितना है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, मतलब कि जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, मास दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बताना भाई। देखो भाई पहले सुनो, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यानी कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। भैया ये रो आपको दे रखा था पहले ही, ये कितना दे रखा था 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा था। मास आपका 100 ग्राम है और वॉल्यूम क्या करोगे, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, यानी वॉल्यूम का मतलब होता है कितना, इसी को लिख सकते हो मास अपॉन लेंथ का क्यूब, लिख सकते हो ना भैया। वॉल्यूम का जो आपको साइड दे रखा ना, तो 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब लिख लो भाई। चलो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 4 ग्राम और यहाँ से N2 जो दूसरे सिस्टम का वो निकालना है, आपको N1 पता था ये। ठीक है, अब मुझे बताओ 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर 100 ग्राम, 10 का क्यूब करोगे तो 1000 आएगा भाई सेंटीमीटर क्यूब। अरे भैया 10 × 10 × 10। ठीक है, N2 काटो पीटो निकलो यहाँ से, ग्राम से ग्राम को उड़ा दो, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, 2 0 से 2 0 को उड़ा दो, बचा क्या तुम्हारे पास, कुछ तो नहीं बचा भाई। N2/10 बचा, यानी कितना आ गया N2 बराबर 40। है ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में है क्या, हाँ है भैया है, निकालो
चलो ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दमखम नहीं होता है। चलो करो भाई, आगे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, 11वीं क्लास का अगर कोई बच्चा पढ़ा हुआ ना, 11वीं क्लास की बुक में है, 11th क्लास की बुक में है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से 11th 12th पढ़े हैं, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 10th में हैं, 11th में आने वाले हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, अगर आप नीट का टारगेट बना के चल रहे हैं या IIT मेंस का टारगेट बना के चल रहे हैं, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अच्छे से पढ़िए। उसी 11th की बुक जो है आपके पास, कुमार मित्तल की है, फिजिक्स है, मान लो मैथ NCERT वगैरह जो भी आप पाइए NCERT पढ़ डालिए, लेकिन आप उसको डीपली पढ़िए। आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक कहने की बात है कि नहीं हमको तैयारी करेंगे तभी हमारा निकलेगा, ऐसा नहीं है। आप 11th 12th को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप तैयारी करें। 12th पास होते ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है पढ़ने का, आप कम से कम 5 से 6 घंटे का डेली का टारगेट रखिए पढ़ाई का। और 11th में भी और 12th में भी, ये नहीं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर, सेकंड ईयर में पहुंचते हैं टॉपर बनना चाहते हैं, पास होने के बाद वो IITian या डॉक्टर बनना चाहते हैं। भैया सब चीज़ें पैटर्न से चलेंगे तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई, ये आपको दे रखा है v इक्वल टू दे रखा है AT प्लस b बाई t प्लस c। कह रहे ABC की वैल्यू बता दो, किसकी वैल्यू बता दो, A की वैल्यू बता दो, B की वैल्यू बता दो और C की वैल्यू बता दो। चलो भाई एक एक चीज कंपेयर करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए आपको A निकालना है, क्या निकालना है, A की वैल्यू। अगर A की वैल्यू निकालना तो इससे कंपेयर करेंगे भैया, तो पहले लिखेंगे v इक्वल टू AT, A इक्वल टू हो जाएगा v बाई टी। अच्छा A एक्सेलरेशन नहीं है, नहीं तो पता चले आप लोग एक्सेलरेशन समझ लें, एक्सेलरेशन नहीं, वो कांस्टेंट है। बात अलग है कि वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, डायमेंशन बन जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन वो एक कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है भाई, LT माइनस 1 और इसका हो जाता है t। ये t जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा LT माइनस 2, क्या बन जाएगा, LT माइनस 2। अब मुझे बताइए कि A का डायमेंशन LT माइनस 2 किस में है। अब देखिए दो तो एलिमिनेट हो गए, पहला और तीसरा एलिमिनेट हो गया, अब लड़ाई जो है दूसरे और चौथे में है। चलो अब दूसरा निकाल लेते हैं। अगर इसको कंपेयर करेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे B के लिए, एंड B बाई टी प्लस C वैसे भी कांस्टेंट है, इसको काउंट करेंगे नहीं तो लिखेंगे V। अब मैं कहूंगा T प्लस C पूरे का डायमेंशन ही T होगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन जो होगा आपका LT माइनस 1 होगा। कितना होगा, LT माइनस 1। अब मुझे बताइए जब इससे जाकर टकराएगा, इसका पावर 1 इसका पावर प्लस 1, देखिए ऐसे बनेगा ना, LT माइनस 1 और इसका T जाएगा तो ये माइनस 1 प्लस 1, देखिए इसकी पावर 1 है प्लस, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, B के लिए तो L ही बचेगा ना। अब मुझे बताइए B का L किस में है, तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन जो है B करेक्ट हो गया, B वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि D में जो है LT बता रहे हैं। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन चेक करके मैं दिखा देता हूँ क्या करना है आगे। जैसे अब C का चाहिए तो आपको पता है कि T प्लस C को सीधे 0 करिए, C बराबर क्या कर दीजिए T, और वैसे भी T क्या है, T टाइम ही तो है, इसका डायमेंशन T बनेगा, सीधे सीधे बात खत्म। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बहुत क्वेश्चन, चलो ये भी कर लेते हैं। अब दे ही दिया है तो कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा करना चाहे तो उसको मैं टाइम दे सकता हूं, ट्राई कर सकते हैं 1-2 सेकंड। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, मतलब प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, यानी P प्रेशर है। P अगर प्रेशर है तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। C रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, इसके लिए होता है डायमेंशन LT माइनस 1, ठीक है, मान लीजिए जरूरत पड़े अभी। और सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, एरिया इंटू टाइम होता है, एरिया इंटू टाइम होता है बच्चा पार्टी। अब मुझे कोई बच्चा बताए कि अगर इस सबका डायमेंशन में पहले निकाल लूं तो अभी काम हमारा आसान हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें XYZ की वैल्यू बताओ। फोर्स अपॉन एरिया क्या बन जाएगा, MLT माइनस 2 अपॉन एरिया का हो जाएगा L स्क्वायर, एक पावर गया, यानी कि प्रेशर का बन जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2। ये तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अच्छा इसका निकाल लेते हैं, इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। एनर्जी का मतलब है वर्क डन, वर्क डन का होता है ML स्क्वायर T माइनस 2, यही तो था ना, ये तो था एनर्जी का। एरिया का आपका क्या बनता है, L स्क्वायर बनता है, और टाइम का क्या हो जाता है आपका T हो जाता है, ठीक है।
अब मुझे बताइए कि एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो गया, टी एक ऊपर जाएगा तो और बन जाएगा एम टी माइनस 3। क्या बन जाएगा? एम टी माइनस 3। अरे यही बनेगा ना भैया, चेक कर लो, चेक कर लो भैया, चेक कर लो। एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एरिया का एल स्क्वायर, ठीक है, टाइम का टी, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया टी माइनस 3, ठीक, ओके। अगर ये सब चीजें पता है तो अब करना क्या है, पहले ये समझो। करे नॉन जीरो एक्स वाई जेड, अगर मैं कोई कांस्टेंट मान लूं, इसको मैं क्या मान लूं, कोई कांस्टेंट मान लूं, तो कांस्टेंट का डायमेंशन तो जीरो होता है ना। कह रहे हैं देखो किसी चीज पर डिपेंड नहीं बता रहा ना, पी रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, सी रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, एस रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है, ओके। देखो ये बोला भी था एनर्जी पर स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यही तो मैंने लगाया। नॉन जीरो डिजिट्स मतलब कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। अगर मैं कहूं कोई कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, p की पावर x, s की पावर y और c की पावर z। अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस होगा ना, तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 बना लेता हूं। और प्रेशर के लिए जो आया है, कितना आया है, ml माइनस 1, ml माइनस 1 t माइनस 2 पावर x, पावर कितना है x। सरफेस एरिया का कितना है भाई, एम टी माइनस 3, एम टी माइनस 3 पावर कितना y, और एल टी माइनस 1 पावर कितना है z। भैया चेक कर लो, क्योंकि एक बार गड़बड़ हुआ तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। सब सही चल रहा ना, चलो भाई पहले तो इसको करते क्या है, बनाते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ देखो m की पावर इसमें भी है, इसमें भी है, यानी m की पावर x प्लस वाई हो जाएगा। l की पावर इसमें भी है तो माइनस x, इसमें तो है नहीं, इसमें है, प्लस का z हो जाएगा। t की पावर देखो इसमें है तो माइनस का 2x, माइनस का 3y, माइनस का z, यही तो है। कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, हमको x y z ही तो चाहिए भाई ना, ऑन कंपेयरिंग। अगर इसको कंपेयर करेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा रख लिया, फिलहाल आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई बराबर 0 कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 0, यहाँ से आएंगे तो माइनस एक्स प्लस जेड बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो गया, z हो गया, ठीक है, x बराबर z। यहाँ से आएंगे तो माइनस का 2x माइनस 3y माइनस z बराबर कितना, 0, 0 ही तो है ना भाई, ठीक है। अगर x बराबर z है, अब यहां पर x बराबर अगर z में रखूं तो क्या बन जाएगा, x बराबर z, और यहां पर x बराबर माइनस y है, दो चीजें हैं, x बराबर z भी है, x बराबर माइनस y भी है, यानी कि y की जगह पे हम रख सकते हैं x और z की भी जगह पे क्या रख सकते हैं, x। चलो भैया यहां देखते हैं, अगर मैं y की जगह पे मैं रख, देखो x तो x रहने दो, यहां पर x भैया x रहने दो, ठीक है। y की जगह पे अगर मैं कहूं कि यहां से y बराबर माइनस का x हो जाएगा ना, माइनस का x, तो y की जगह पे माइनस x रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3x, और z भी x हो जाएगा, z भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो बराबर 0। इसका कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह का है भाई, एक बार चेक कर लें सभी लोग, एक बार सभी बच्चे चेक कर लें कि इसमें कॉन्स्टेंट्स का क्या लेना देना है भाई, किस तरीके से इसका कार्यक्रम है। इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है, इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है। रीज़न ये है कि इसमें सभी वैल्यू 0 हो रही हैं। अगर ये सभी वैल्यू 0 हो रही है, इसमें कोई कॉन्स्टेंट्स तो इन्होंने माना नहीं है, डायमेंशन लेस बोला है इन्होंने। अगर इन्होंने डायमेंशन लेस बोला है तो क्या कहानी इसकी बन सकती है, ये समझना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। अगर ये डायमेंशन लेस है तो p की पावर x y z करके जो दिया है इन्होंने, वो चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। सब वैल्यू तो है, x प्लस वाई 0 है, माइनस एक्स प्लस जेड 0 है, इतना ठीक है, ओके ओके ओके। मतलब इसमें देखो, अब इसको आपको इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता दूं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से मैं इसको पहले हटाता हूँ, पहले देखिए 3 इक्वेशन मैंने बना दिया, ये 3 इक्वेशन मैंने बना दिया। अब इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें बहुत टाइम टेकिंग है, तो इसलिए आप इसको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। वैसे तो इसका आंसर जो आपका निकल के आएगा, x की वैल्यू आपको मिलेगा 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1, यानी अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1,
और z की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यही आपको मिलेगा किसमें 1 -1 z, यानी सी में आपका ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। इस सी में देखिए, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाद में कैलकुलेशन अगर हम करना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए फिर उसी जैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब उसी जैसा क्वेश्चन मैंने कई रख लिए हैं, तो इसको भी करा देते हैं लगे हाथ। अब बोला गया कि जो कह रहे हैं कि f जो है फ्रीक्वेंसी है, यानी कि f जो है आपका फ्रीक्वेंसी है a की पावर a, m की पावर x, k की पावर y। अब देखो यहाँ पर बोला गया कि जो, अब देखो यहाँ से आराम से आप निकाल लेंगे। f फ्रीक्वेंसी आपको पता है, इन्होंने बोला है। m आपका जो है मास है, ये देखिए, और स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपका k है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो अच्छा बताइए, फ्रीक्वेंसी के लिए डायमेंशन आपका पता है t-1 होता है, और a आपका कांस्टेंट, इसमें बोला गया a इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। a आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। m आपका मास है, इसका हो जाएगा m, और ये जो बनेगा आपका k इक्वल टू होता है आपका f/x। अगर याद हो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों आपका mLt-2, और x का हो जाएगा आपका l, तो l से l कट गया, तो आपका k क्या बचा, k बच गया आपका mt-2, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो पड़ा क्या आपका mt-2। अब इसमें भी वही LHD RHD को बराबर कर दीजिए, LHD बराबर आप RHD कर दीजिए, RHD। अगर ऐसा करते हैं तो क्या बनता है भैया, देखो इधर तो आपका t की पावर -1 है, तो इसको m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 कर लीजिए, और इधर जब आएंगे तो m की पावर x है आपका, m की पावर आपका कितना है, x है। ठीक है, मास है तो ना, मास ही तो है ना, मास सस्पेंडेड है फ्रॉम स्प्रिंग। ठीक है, ओके, और इसका क्या है, mt-2 है, mt-2 है, mt-2 है, ये है y, x और y ही तो चाहिए ना। ठीक है, ओके। अब इसको अगर सॉल्व करें बच्चों, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, m की पावर, देखिए इसमें x है, इसमें y है, m की पावर x प्लस y, और t की पावर -2y। अब देखिए भाई कंपेयर करके इसको सॉल्व कर लेंगे ना, x y z आ जाएगा, x y आ जाएगा ऑन कंपेयरिंग। अगर कंपेयर करेंगे बच्चा पार्टी, तो मुझे बताइए कि x प्लस वाई कितना होगा, 0। अगर m को m से कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई 0 होगा। l है नहीं तो t को t से कंपेयर करते हैं, -2i बराबर -1, माइनस माइनस गया, y बराबर 1/2 आ गया, प्लस का y बराबर 1/2 आ गया। अब यहाँ रख दीजिए 1 प्लस 1/2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1/2, यानी x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू प्लस का 1/2, x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू प्लस 1/2। डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है, x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू प्लस 1/2। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चा पार्टी, आज आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, पूरा यूनिट्स मेजरमेंट एंड डायमेंशन के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप लोगों ने 30 क्वेश्चन लगाया इस पूरे चैप्टर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विद कॉन्सेप्ट। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।